हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद काशी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 3 रासायनिक बलगतिकी की मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की आणविकता और अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में अंतर को करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 3 रासायनिक बलगतिकी पार्ट 2 को करने वाले हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले की वीडियो में हमने पार्ट 1 किया हुआ है और देखिए हमने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 एकदम बेसिक से कराए हुए हैं। अगर आपने वो नहीं देखी तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा और वैसे हमने इसकी प्लेलिस्ट बना रखी है, आप वहाँ से जाकर भी देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप क्लास 12th में नए आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर ज़रूर करिएगा। तो देखते हैं अभिक्रिया की कोटि क्या है। तो देखिए, हम एकदम बिल्कुल बेसिक से समझेंगे कि अभिक्रिया की कोटि क्या है। तो देखते हैं कि अभिक्रिया की कोटि क्या है। तो देखिए, किसी रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारकों की सांद्रता के घातों के योग को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। तो देखते हैं, किसी रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारकों की सांद्रता के घातों के योग को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। अब देखिए, अगर आपको इतना समझ नहीं आया है तो देखिए हम क्या करेंगे, एक अभिक्रिया ले लेते हैं। क्या लेते हैं फ्रेंड्स? अभिक्रिया ले लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हमने ली A+B। ये इधर जो इधर की साइड होता है वो क्या होता है? अभिकारक होता है, और जो दूसरी साइड होता है वो क्या होता है? वो होता है उत्पाद। तो देखिए, जब हमने अभिक्रिया ली A+B, इससे क्या बनकर तैयार हो रहा है? C+D। अब देखिए, यहाँ पर हमने क्या ले लिया? यहाँ पर हमने ये अणु ले लिए, यहाँ पे X, यहाँ Y। तो देखिए, अभिक्रिया की कोटि क्या था? किसी रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारकों की सांद्रता के घातों के योग को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। तो देखिए, अब बात आती है वेग या दर की। तो देखिए, हम जानते हैं अभिक्रिया का वेग जो होता है अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है, यानी कि क्या होता है? यानी कि उसके समानुपाती होता है। ये तो हम जानते हैं क्योंकि कल की वीडियो में हमने अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया की दर को अच्छे से समझा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से जाकर ज़रूर देख लेना। तो देखिए, अब देखिए अभिक्रिया का वेग क्या होता है? हम जानते हैं कि अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है, यानी कि क्या होता है? यानी उसके समानुपाती होता है। तो देखिए, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर है अभिक्रिया का वेग या दर। तो देखिए, यहाँ पर आ जाएगा K, और देखिए ये अभिकारक की सांद्रता की क्या होता है? समानुपाती होता है, यानी कि अभिक्रिया का वेग या दर किसके बराबर हो जाएगा? K, ये सांद्रता AX। अब देखिए, यही तो है ना कि अभिकारकों की सांद्रता के घातों के योग के अभिक्रिया की कोटि कहते हैं, यानी कि अभिकारकों की सांद्रता के घातों के योग को क्या कहते हैं? अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। यानी कि देखिए, वेग या दर, तो K, यहाँ पे देखिए ब्रैकेट में A। अब देखिए, ये जो अणु है ये क्या बन जाएगा? ये इसकी घात बन जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर इसकी सांद्रता है, B की सांद्रता की घात क्या बन जाएगा? Y बन जाएगा। तो वेग या दर क्या है? ये निकल कर आगे। अब देखिए कोटि, देखिए कोटि क्या निकल कर आई है? कोटि हो गई X+Y। कोटि क्या निकल कर आई है फ्रेंड्स? X+Y। अब देखिए, एक बात और, अभिक्रिया की कोटि क्या हो सकती है? शून्य। हम जानते हैं अभिक्रिया कोटि में शून्य कोटि की अभिक्रिया आता है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। हम आगे आने वाली वीडियोस में उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको क्या जानना है? सबसे पहले आपको अभिक्रिया की कोटि जानना है। तो देखिए, हमने यहाँ तक क्या पढ़ा है? हमने यहाँ तक पढ़ा है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारकों की सांद्रता के घातों के योग को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। और हम जानते हैं अभिकारक क्या होते हैं? जो इस तरफ होते हैं वो होते हैं अभिकारक, और जो इस तरफ होते हैं वो होते हैं उत्पाद। तो इसमें हमसे बोला है कि अभिकारकों की सांद्रता के घातों के योग को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। और देखिए, अभिक्रिया का वेग किस पर निर्भर करता है? अभिक्रिया की सांद्रता पर निर्भर करता है। अभिक्रिया का वेग जो होता है अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है। तो देखिए, वेग या दर के बराबर क्या आ जाएगा? K, ब्रैकेट में A। हम जानते हैं ब्रैकेट किसको दर्शाता है? सांद्रता को। तो KAX इंटू BY। अब देखिए, हम जानते हैं कोटि बराबर क्या होता है? X+Y। ये हम जानते हैं। तो देखिए, कई बार हमसे क्या होता है, डायरेक्टली 1 नंबर में 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, चाहे MCQ की बात हो चाहे अतिलघु तरह की बात हो। देखिए, मान लेते हैं ये क्या है? ये अभिक्रिया का कोई वेग समीकरण है, ये हमें दिया जाएगा और हमसे पूछा जाएगा कि इसकी कोटि बताइए। तो हम मान लेते हैं ये क्या है? अभिक्रिया का एक कोई वेग समीकरण है। तो वेग समीकरण दिया गया है K X⁴ Y⁴1/2। तो हमें क्या निकालना है? हमें निकालनी है इसकी कोटि। तो देखिए, हम जानते हैं कोटि का निकालने का फॉर्मूला क्या है? X+Y। यानी कि देख लीजिए, यहाँ पर इसकी घात 1 है और यहाँ पर इसकी घात है 1/2। तो हमें क्या करना है? हमें यहाँ पे इन दोनों को जोड़ना है।
तो देखिए 1 प्लस 1/2। तो देखिए जब हम ये करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 के नीचे कुछ नहीं है तो हम क्या मान लेंगे, इसके नीचे 1 मान लेंगे और इन दोनों का एलसीएम करेंगे तो आ जाएगा नीचे 2। यानी कि इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको अगर हमने सॉल्व किया तो आ जाएगा 3/2। तो फ्रेंड्स अभिक्रिया की कोटि निकल कर आ गई है 3/2। अब देखिए ये भी हमारी कोई वेग समीकरण है, तो अब हम इसकी कोटि निकालेंगे x + y + z। तो यहाँ पर देखिए 1 इसकी घात है 1, इसकी घात 2 और यहाँ पे देखिए यहाँ पे माइनस का 1 तो आ जाएगा -1। तो देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए हमने अगर प्लस लगाते हैं तो प्लस माइनस क्या होते हैं, माइनस, तो इसलिए हमने यहाँ पे डायरेक्टली कर दिया माइनस। तो देखिए इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ बचा है हमारा 2। तो देखिए यहाँ पर अभिक्रिया की कोटि निकल कर कितनी आ गई है, 2, और यहाँ पर आ गई 3/2। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको इतना अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हमसे डायरेक्टली एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है, 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि हमें वेग समीकरण दी गई होगी और हमसे पूछा जाएगा कोटि निकाल कर बताए। तो देखिए कोटि इस प्रकार निकलती है। अगर आपको अभी भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर जरूर पूछ सकते हैं। अब देखते हैं अभिक्रिया की आणविकता। तो देखते हैं अभिक्रिया की आणविकता क्या है। तो देखिए अभिक्रिया की आणविकता की जो परिभाषा है वो बिल्कुल अभिक्रिया की कोटि से मिलती जुलती है। तो देखते हैं किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या को अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। तो देखिए इसमें क्या है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या को क्या बोलते हैं, अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। और देखिए उसमें क्या था, उसमें था कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारकों की सांता की घातों के योग को हम अभिक्रिया की कोटि बोल रहे थे। लेकिन इसमें क्या बोल रहे हैं, इसमें अभिकारक अणुओं की संख्या को, जो हमारी अभिकारक जैसी अभिकारक है इसके अणुओं की संख्या को क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे अभिक्रिया की आणविकता। तो देखिए किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या को अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। यानी कि हमने यहाँ पर समझने के लिए क्या ले लिया, NH4NO2 यानी कि अमोनियम नाइट्रेट ले लिया। इसको अगर हमने गर्म किया तो देखिए ये टूट गया 2H2O और किस में टूट गया, नाइट्रोजन में। तो देखिए ये समीकरण। अब देखिए आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो अभिकारक के अणुओं की संख्या कितनी है, यहाँ पर है 1, क्योंकि 1 है, यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा तो यानी कि हम मान लेंगे 1 है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं NH4NO2 का एक अणु है, यह एक आणविक क्या है, अभिक्रिया है। तो देखिए अगर यहाँ पर NH4NO2 यहाँ पे दो लिखा होता तो यहाँ हो जाते हैं द्विअणु, तो हम लिखते हैं कि यह एक द्विआण्विक अभिक्रिया है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है एक अणु, तो इसको हम बोलेंगे यह एक आणविक अभिक्रिया। तो देखिए अभिक्रिया की आणविकता में क्या था कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या को अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। यानी कि NH4NO2 ये टूट गया 2H2O + N2 और यहाँ पर सिर्फ एक अणु है और हमें याद रखना है कि हमें क्या करना है, अभिकारक अणुओं की संख्या को बताना है, वही क्या कहलाएगी, अभिक्रिया की आणविकता कहलाएगी। तो NH4NO2 का एक अणु है, यह एक आणविक अभिक्रिया है। अब देखिए समझने के लिए हम यहाँ पर दूसरी अभिक्रिया लेते हैं। तो CH3COO C2H5 + NaOH। तो देखिए किसमें टूट गया, CH3COO Na + C2H5OH। तो देखिए यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, यहाँ पर हमें सबसे मेन यहाँ पर क्या देखना है, आणविकता में हमें देखना है अभिकारक को, और देखिए कोटि में भी हमें अभिकारक को ही देखना था। तो देखिए यहाँ पे हम आणविकता में अभिकारक को देखते हैं, तो ये क्या है, इसका एक अणु है और इसका भी एक अणु। तो देखिए यहाँ पर एक अणु इसका, एक अणु इसका, यानी कि क्या हो गया, ये एक द्विअणुक अभिक्रिया हो गई। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि ये क्या है, ये एक द्विअणुक अभिक्रिया है। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको इतना अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए, और देखिए अगर आपने अभिक्रिया की कोटि का स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो देखिए उसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यहाँ पर देखिए, अब देखिए बात आती है अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में अंतर की। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में अंतर। कोई भी ऐसा बोर्ड एग्जाम यानी कि कोई सा भी ऐसा ईयर होगा ही नहीं जिसमें अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में अंतर से क्वेश्चन आया हो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
तो देखते हैं अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में क्या अंतर है। तो देखिए पहले लिखते हैं यह एक प्रायोगिक मान है, यानी कि अभिक्रिया की कोटि क्या है, एक प्रायोगिक मान है, लेकिन आणविकता क्या है, यह एक सैद्धांतिक मान है। क्या है फ्रेंड्स, आणविकता ये एक सैद्धांतिक मान है। और देखिए दूसरा, यह उन अणुओं की संख्या है जिनकी सांद्रता क्या होती है, परिवर्तित होती है। क्या अभिक्रिया की कोटि में क्या होता है, यह उन अणुओं की संख्या है जो इनकी सांद्रता क्या होती है, परिवर्तित होती है, लेकिन यह अभिकारक अणुओं की कुल संख्या होती है। अभिकारक क्या होते हैं, ये अणुओं की कुल संख्या होती है। जैसे कि हमने भी पढ़ा था कि आणविकता किस पर निर्भर करेगी, अभिकारक पर, कि अभिकारक की संख्या 1 है 2 है। अगर 1 हुई तो 1 अणु का अभिक्रिया, अगर 2 हुई तो 2 ही अणु का अभिक्रिया कहलाएगी। और देखिए यह उन अणुओं की संख्या है जिनकी सांद्रता क्या होती है, परिवर्तित होती है। अब देखिए आगे देखते हैं, यह पूर्णांक भिन्नात्मक तथा ऋणात्मक हो सकती है। देखिए जैसे अभी आपने देखा कोटि, कोटि का सूत्र क्या होता है, x + y होता है, आपने अभी तो देखा है। तो ये एक तो निकल रही थी हमारी 3/2, एक निकल रही थी 2, और हमारी माइनस में भी निकल सकती है। तो देखिए ये पूर्णांक भी हो सकती है, भिन्नात्मक यानी कि प्लस में भी हो सकती है, ये पूर्णांक में भी हो सकती है प्लस माइनस, भिन्नात्मक यानी कि जैसे 3/2 1/2 ऐसी भी हो सकती है, तथा ऋणात्मक यानी कि माइनस में भी हो सकती है। लेकिन आणविकता होती है यह केवल पूर्ण हो सकती है, पूर्ण संख्या हो सकती है, क्योंकि देखिए हमारा जो अभिकारक है वो माइनस में तो नहीं होगा, जैसे -2 ऐसे तो नहीं होगा, तो इसलिए ये लिखा गया है कि यह केवल पूर्ण संख्या हो सकती है। अब देखिए अगला है अभिक्रिया की कोटि, कि यह शून्य भी हो सकती है। तो देखिए हम जानते हैं कि अभिक्रिया की कोटि शून्य भी होती है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया भी होती है, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया भी होती है। इतना हम जानते हैं। तो अभिक्रिया की कोटि क्या हो सकती है, शून्य भी हो सकती है। तो देखिए इसके अपोजिट, यह कभी शून्य नहीं हो सकती। ये क्या होती है, यह कभी शून्य नहीं हो सकती है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए पांचवा है हमारा, इससे अभिक्रिया की क्रियाविधि की जानकारी प्राप्त होती है। क्या होती है, अभिक्रिया की कोटि से हमें अभिक्रिया की क्रियाविधि की जानकारी प्राप्त होती है, और इससे अभिक्रिया की क्रियाविधि से संबंधित कोई जानकारी नहीं मिलती है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये थी हमारी अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में अंतर। अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये देखिए, आई होप आपने इन तीनों का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको ये तीनों टॉपिक अच्छे से समझ में आए होंगे। अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया आणविकता, और अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में अंतर। अगर आपको एक बारी में समझ नहीं आया तो आप वीडियो को 1 से 2 बार ज़रूर देखना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वो आप वहाँ से जाकर ज़रूर देख लेना। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर ज़रूर करिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका कमेंट मेरे लिए मोटिवेशन काम करता है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।